दिल्ली के आर्किटेक्चर की दुनिया में दो नाम सूरज और चांद की तरह थे। एक 28 साल की रिया शर्मा। रिया एक कलाकार थी जो इमारतों को एक कविता की तरह देखती थी। उसकी डिजाइन साहसिक, कल्पनाशील और थोड़ी अव्यवस्थित होती थीं। वो नियमों को तोड़ती थी और मानती थी कि हर इमारत की एक आत्मा होनी चाहिए। उसकी फर्म क्रिएटिव कैनवस अपने अनोखे और कलात्मक प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती थी। और दूसरा था 31 साल का आरव कपूर। आरव एक इंजीनियर था जो इमारतों को एक गणितीय समीकरण की तरह देखता था। उसके लिए हर चीज का आधार तर्क, सटीकता और दक्षता थी। उसकी डिजाइनें परफेक्ट, फंक्शनल और बेहद प्रभावशाली होती थीं। उसकी फर्म कपूर एसोसिएट्स अपनी समय पर डिलीवरी और त्रुटिहीन इंजीनियरिंग के लिए मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे के तरीकों को गलत मानते थे। रिया के लिए आरव एक बेजान, बोरिंग मशीन था, और आरव के लिए रिया एक गैर जिम्मेदार, सपनों में जीने वाली कलाकार थी, जिसके डिजाइन हकीकत की जमीन पर खड़े नहीं हो सकते थे। और फिर एक दिन इन दोनों की दुनियाओं को टकराने का फरमान जारी हुआ। भारत सरकार ने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के डिजाइन के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना था। कई दौर के बाद आखिरी दो फाइनलिस्ट थे, क्रिएटिव कैनवस और कपूर एसोसिएट्स। हर कोई एक आखिरी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जूरी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि दोनों ही फर्मों में अद्वितीय ताकत है, इसलिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे एक संयुक्त टीम बनाएंगे, जिसे लीड करेंगे रिया शर्मा और आरव कपूर। ये खबर दोनों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। रिया को लगा जैसे किसी ने उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा के साथ काम करने के बजाय अपने सबसे बड़े आलोचक के साथ एक कमरे में बंद कर दिया हो। और आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी सटीक, सुव्यवस्थित मशीन में एक अप्रत्याशित, अराजक वायरस डाल दिया हो। उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग किसी जंग के मैदान की तरह थी। वे दिल्ली के पास एक हाईटेक वर्कशॉप में मिले, जिसे विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया गया था। मेरा विजन है कि ये म्यूजियम एक बहती हुई नदी की तरह हो, रिया ने अपनी स्केचबुक दिखाते हुए शुरू किया। कोई दीवारें नहीं, कोई बंदिशें नहीं, सिर्फ खुलापन जो हमारे भविष्य की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। आरव ने उसकी स्केच को देखा और एक हल्की, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बहुत काव्यात्मक, मिस शर्मा। लेकिन बिना दीवारों के आप छत किस पर टिकाएंगी? और क्या आपने दिल्ली के मौसम, हवा के दबाव और मटेरियल की भार क्षमता के बारे में सोचा है? या ये सब आपकी कल्पना की नदी में बह गया? रिया का चेहरा लाल हो गया। इंजीनियरिंग डिजाइन का एक हिस्सा है, मिस्टर कपूर, उसका गला घोंटने का तरीका नहीं। आपकी इमारतें मजबूत हो सकती हैं, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं होती। वो सिर्फ कंक्रीट के डिब्बे हैं। मेरे कंक्रीट के डिब्बे सदियों तक खड़े रहते हैं, मिस शर्मा। आपके काव्यात्मक सपने पहली बारिश में ही ढह जाएंगे। उनकी लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। अगले कुछ हफ्ते उनके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। वे दिन रात उस वर्कशॉप में साथ काम करते, लेकिन एक दूसरे से मीलों दूर थे। वे हर छोटी छोटी बात पर लड़ते, बिल्डिंग के आकार से लेकर दरवाजे के हैंडल के डिजाइन तक। उनकी टीम के सदस्य उनकी इस लड़ाई से परेशान हो चुके थे। एक दिन उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय से एक टीम आने वाली थी, और उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उस रात वर्कशॉप में उनके सिवा कोई नहीं था। दोनों थके हुए थे, निराश थे और एक दूसरे से बेहद नाराज थे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, आरव ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। तुम्हारी ये बचकानी जिद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी जिद? रिया चिल्लाई।
या आपका ये अहंकार कि आपके तरीकों के अलावा सब कुछ गलत है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं, मिस्टर कपूर? कुछ नया सोचने से, कुछ अलग करने से इतना डर क्यों लगता है आपको? आरव कुछ नहीं बोला। वो बस उसे घूरता रहा। रिया को लगा कि वो फिर से कोई तीखा जवाब देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी मेज पर गया, एक कागज निकाला और उस पर कुछ बनाने लगा। रिया ने देखा कि वो अब कोई टेक्निकल ड्राइंग नहीं बना रहा था। वो एक स्केच बना रहा था, एक पेड़ का स्केच। एक बहुत ही खूबसूरत बरगद के पेड़ का स्केच, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक समाई हुई थीं। उसकी लाइंस में एक अजीब सी भावना थी। रिया हैरानी से उसे देखती रही। ये मेरी माँ को स्केचिंग का बहुत शौक था, आरव ने बिना नजरें उठाए धीमी आवाज में कहा। वो कहती थीं कि हर मजबूत इमारत की जड़ें एक खूबसूरत सपने में होती हैं। वो चाहती थीं कि मैं एक ऐसा आर्किटेक्ट बनूं जो कला और विज्ञान को जोड़ सके। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने शायद उनके सपने का सिर्फ एक ही हिस्सा चुना, विज्ञान वाला। उस रात पहली बार रिया ने उस तर्कसंगत इंजीनियर के अंदर छुपे एक कलाकार को देखा, एक ऐसे बेटे को देखा जो अपनी माँ के सपने को पूरा करने की कोशिश में कहीं खो गया था। और आरव ने उस अराजक कलाकार में एक ऐसी दूरदर्शी को देखा जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अनुभव बनाना चाहती थी। उस रात के बाद उनके बीच की बर्फ पिघलने लगी। वे अब लड़ते नहीं थे, वे बहस करते थे। वे एक दूसरे के विचारों को काटते नहीं थे, वे उन्हें समझने की कोशिश करते थे। रिया ने अपनी डिजाइन में स्थिरता और व्यावहारिकता को जगह दी और आरव ने अपने ढांचों में प्रवाह और कल्पना को शामिल किया। और फिर उन्होंने मिलकर एक ऐसा डिजाइन बनाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो एक जीवित, सांस लेती हुई इमारत की तरह थी, जो कला और इंजीनियरिंग का एक आदर्श संगम थी। उनकी टीम खुश थी, मंत्रालय प्रभावित था। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड से ठीक एक हफ्ते पहले उनके वर्कशॉप में हड़कंप मच गया। उनका पूरा डिजाइन, उनकी हर एक डिटेल चोरी हो गई थी। और उससे भी बुरी खबर ये थी कि वो चोरी होकर उनकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी जापानी टीम के पास पहुंच गई थी। किसी ने अंदर से ही उन्हें धोखा दिया था। शक की सुई हर किसी पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा शक रिया पर था, क्योंकि उसके पुराने मेंटर, जो अब जापानी टीम के सलाहकार थे, उसके लगातार संपर्क में थे। और कुछ दिन पहले रिया उनसे एक कैफे में मिली थी। आरव को जब ये पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे वो रातें याद आईं, वो बहसें, वो एक दूसरे को समझने की कोशिशें। क्या वो सब एक धोखा था? क्या रिया ने सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए ये सब किया था? उस शाम जब रिया वर्कशॉप में आई तो माहौल बहुत ठंडा था। आरव अपने केबिन में बैठा था। उसने रिया को अंदर बुलाया। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन था। तुम उस दिन अपने मेंटर से मिलने क्यों गई थी? उसने अपनी गहरी, ठंडी आवाज में पूछा। वो मेरे पुराने गुरु हैं। मैं बस। तुमने उन्हें हमारा डिजाइन दिया, है ना? आरव ने उसे बीच में ही काट दिया। ये सवाल नहीं, एक इल्जाम था। रिया के कानों में ये शब्द किसी जहर की तरह घुले। उसकी आंखों में अविश्वसनीयता और गहरा दर्द था। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारी ये कला, तुम्हारी ये भावनाएं, सब एक मुखौटा थी, है ना? एक बहुत ही खूबसूरत मुखौटा। रिया का दिल टूट गया। जिस इंसान के लिए उसके मन में सम्मान और शायद उससे भी कुछ ज्यादा पनपने लगा था, वो उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा था। आरव के शब्द किसी खंजर की तरह रिया के दिल में उतर गए थे। उस एक पल में वर्कशॉप का वो कमरा, जहां उन्होंने मिलकर एक सपना बुना था, अब एक अदालत की तरह लग रहा था।
जहां वो बिना किसी जुर्म के दोषी ठहरा दी गई थी। अगर आपकी इंजीनियरिंग की दुनिया में हर चीज सबूतों पर चलती है, मिस्टर कपूर, रिया ने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए कहा, तो मेरी दुनिया भरोसे पर चलती है, और आज आपने दोनों को तोड़ दिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। वो बिना कोई और सफाई दिए केबिन से बाहर निकल गई। अगले कुछ दिन नर्क की तरह थे। उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लेकिन उनके बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात करते, उनकी बातें छोटी, औपचारिक और ठंडी होती। पूरी टीम पर एक अजीब सा तनाव हावी था। रिया अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि वो बेकसूर है और वो इसे साबित करके रहेगी। रात में जब सब चले जाते, तो वो अकेले वर्कशॉप में रुकती। वो सिक्योरिटी लॉग्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, हर एक छोटी से छोटी चीज की जांच करने लगी। वो एक जासूस की तरह सुराग ढूंढ रही थी। उधर आरव भी एक अजीब सी कशमकश में था। उसका दिमाग कह रहा था कि रिया दोषी है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे वो रात याद आती, जब रिया ने उसके बनाए हुए पेड़ के स्केच में उसकी माँ के सपने को देख लिया था। क्या इतनी गहरी समझ रखने वाली लड़की इतना बड़ा धोखा दे सकती है? वो खुद को इस सवाल से दूर रखने की कोशिश करता, लेकिन ये सवाल उसे सोने नहीं देता था। एक रात, जब रिया वर्कशॉप के सर्वर रूम में पुराने बैकअप फाइल्स की जांच कर रही थी, तो उसकी नज़र एक अजीब सी फाइल पर पड़ी। वो एन्क्रिप्टेड थी। उसने अपनी सारी टेक्निकल स्किल्स लगा दी, और घंटों की मशक्कत के बाद उसने उस फाइल को डिक्रिप्ट कर लिया। उसके अंदर जो था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो एक ईमेल का ड्राफ्ट था। वो ईमेल आरव के ही जूनियर इंजीनियर वरुण के कंप्यूटर से भेजा गया था। वरुण, एक बहुत ही होनहार और महत्वाकांक्षी लड़का, जिसे आरव अपना छोटा भाई मानता था। उस ईमेल में उनके डिजाइन की सारी ब्लूप्रिंट्स जापानी टीम को भेजी गई थीं। और बदले में वरुण को एक आकर्षक नौकरी का ऑफर मिला था। रिया को यकीन नहीं हुआ। वो जानती थी कि आरव को इस पर विश्वास दिलाना कितना मुश्किल होगा। उसी वक्त आरव अपने घर पर बेचैन होकर टहल रहा था। उसने रिया के पुराने मेंटर के बारे में और जानकारी निकाली। उसे पता चला कि वो एक बहुत ही सम्मानित आर्किटेक्ट हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बेदाग है। ये बात उसके शक के ताने बाने में फिट नहीं हो रही थी। फिर उसने कुछ और सोचा। उसने अपनी टीम के हर सदस्य की हाल की गतिविधियों की जांच करने का फैसला किया। जब उसने वरुण के कंप्यूटर एक्सेस लॉग्स देखे, तो उसे कुछ अजीब लगा। वरुण ने उन डिजाइन फाइल्स को देर रात में कई बार एक्सेस किया था, जिनका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। आरव का दिल डूब गया। उसे रिया पर शक करने के लिए खुद पर नफरत होने लगी। उसने कितनी आसानी से उस पर इल्जाम लगा दिया था, बिना एक बार भी उसकी आंखों में सच्चाई देखने की कोशिश किए। वो तुरंत वर्कशॉप की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि रिया सर्वर रूम से बाहर निकल रही है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उनकी नजरें मिलीं। मुझे पता है, आरव ने धीरे से कहा। मुझे भी, रिया ने जवाब दिया। उस एक पल में उनके बीच की वो दीवार ढह गई। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, रिया, आरव ने कहा। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। शायद हम दोनों ने एक दूसरे को समझने में थोड़ी देर कर दी, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई कड़वाहट नहीं थी। वे जानते थे कि उनके पास अब इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। फाइनल प्रेजेंटेशन में सिर्फ 36 घंटे बचे थे। जापानी टीम के पास उनका ओरिजिनल डिजाइन था। अब हम क्या करेंगे? रिया ने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अब हम वो करेंगे जो हमें पहले दिन ही करना चाहिए था, उसने एक नई ऊर्जा के साथ कहा। हम मिलकर एक नया सपना बुनेंगे, इससे भी बेहतर। और फिर वो शुरू हुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अगले 36 घंटे वे सोए नहीं। पूरी टीम एक नए जोश के साथ काम पर लग गई। आरव और रिया एक दूसरे के साथ ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो दो शरीर और एक दिमाग हों। आरव की इंजीनियरिंग की सटीकता रिया की कलात्मक कल्पना को पंख दे रही थी, और रिया की कल्पना आरव के ढांचों में आत्मा डाल रही थी। उन्होंने अपने पुराने डिजाइन को नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच को, उसकी आत्मा को और भी बेहतर बनाया। फाइनल प्रेजेंटेशन वाले दिन वे मंच पर खड़े थे। वे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। उनके सामने जापानी टीम ने उनका ही पुराना डिजाइन पेश किया, जो तकनीकी रूप से परफेक्ट था, लेकिन अब बेजान लग रहा था। और फिर रिया और आरव ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ एक इमारत का डिजाइन नहीं दिखाया, उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक ऐसे भविष्य की कहानी जहां कला और विज्ञान साथ चलते हैं। उनका डिजाइन साहसिक था, खूबसूरत था और पूरी तरह से मुमकिन था। जब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो पूरे हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फैसला साफ था, भारत जीत गया था। उस शाम जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, आरव रिया को वर्कशॉप की छत पर ले गया। दिल्ली की रोशनियां नीचे चमक रही थीं। मैंने हमेशा सोचा था कि हम दोनों दो अलग अलग दुनियाओं से हैं, आरव ने कहा, लेकिन मैं गलत था। हमारी दुनिया एक ही है, बस उसे देखने का हमारा नजरिया अलग था। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया। रिया, मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज को नाप तौल कर देखा है, लेकिन वो कौन सा समीकरण है जो मुझे हर पल तुम्हारी तरफ खींचता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। शायद इसी को प्यार कहते हैं। रिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे भी गणित कभी समझ नहीं आई, आरव। मुझे बस इतना पता है कि जब तुम साथ होते हो तो हर नामुमकिन चीज मुमकिन लगने लगती है। आरव उसके करीब आया और उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो नफरत की बुनियाद पर शुरू हुआ था, लेकिन भरोसे और सम्मान की दीवारों पर खड़ा हुआ था। उनकी कहानी आर्किटेक्चर की दुनिया में एक मिसाल बन गई। उन्होंने मिलकर अपनी फर्म बनाई, जिसका नाम था सिंथेसिस। वो एक ऐसी फर्म थी जो सपने देखती थी, और फिर उन सपनों को हकीकत की जमीन पर खड़ा करने का हुनर भी रखती थी। वे अब प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, वे एक दूसरे के पूरक थे। वे आमने सामने नहीं, बल्कि हमेशा साथ साथ खड़े थे।